हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ इस PYQ रिवीजन सीरीज में। और आज फिर हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। UGC नेट, BPSC TRE4 और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना विलम्ब के चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का जो पहला प्रश्न है कि पौंचर्यो रचना किसकी है? तो ये स्वयंभू की है, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड है ये 8वीं शती है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली की भाषा क्या है पूछा जा रहा है। तो ये ब्रज भाषा है इनकी, ध्यान में रखना है। और तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वो वज्र हो, अवधि हो, आपको सभी 12 रचना याद करना है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि खरी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो ये जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूछा जा रहा है, तो आपको आंसर भी उन्हीं के अनुरूप ही देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय देखा गया है। तो ये प्रेमिका के रूप में देखा जाता है सूफी, जो कि प्रेमाख्यान काव्य है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें। साथ साथ जो भी हिंदी क्षेत्र से हैं तो उनको भी हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मिश्र बंधुओं में नहीं गिने जाते हैं। तो ये कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आते हैं। और वो मिश्र बंधुओं में 3 भाइयों का नाम आता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वो 3 भाई कौन कौन से हैं, नाम अवश्य आप लिख कर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रस गंगाधर के रचयिता हैं तो ये पंडित जगन्नाथ हैं और इनका जो टाइम पीरियड है वे 17वीं शती है, तो ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तार सप्तक के कवि नहीं है। तो ये शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। अगला प्रश्न है शिवपालगंज संबंधित है। तो ये राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज की चर्चा हुई है। आगे प्रश्न है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य में गुण होते हैं। तो 10 गुण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या कहलाते हैं? तो ये अयोगवाह कहलाते हैं और BPSC TRE में प्रश्न पूछे गए हैं इस तरह के। अगला है अंधा युग्म नाट्य विधा है। तो ये गीति नाट्य विधा के रूप में जानी जाती है। पंक्तियां हैं कि 2 राह समय के रथ का घग्घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां जो है कहाँ से ली गई है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता से यहाँ पर उद्धृत है। अगला है कि देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो ये गोपाल राय ने माना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया है। शिखर से सागर तक जीवनी किसकी है? तो ये अज्ञे की है। अगला है कि हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। अब देखिए कि ये जो कोटेशन है ये तो शुक्ल जी का है, लेकिन ये जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब दोनों ही जो है आंशिक रूप से सही है अपने अपने जगह पर,
तो इस तरह के कोटेशन को एक तो आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, और दूसरी बात है कि स्थापना और तर्क में पूछा जाता है, और तीसरी इस तरह के देख सकते हैं कि पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है इस तरह के प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। ये तो बिल्कुल सही है, विभाव ही रस का हेतु है। तो ये पूरी तरह से एकदम 100% इसको नहीं माना जाएगा, ठीक है, लेकिन ये आंशिक रूप से सही माना जाएगा। तो ये ए सही है, लेकिन ये बी जो होगा ये अंशतः सही माना जाएगा। चलिए इसी तरह के प्रश्न फिर पूछा गया है कि छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है, ठीक है। तो ये भी पूरी तरह सही नहीं है, ठीक है, भेद भी है और नहीं भी है। तो ये आंशिकता मतलब कि आंशिक रूप से, पूरी तरह से सही नहीं, आंशिक रूप से माना जाएगा। लेकिन क्या है कि छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, बिल्कुल ये सही बात है। तो ये 100% इसको माना जाएगा। फिर उसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कि नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। ये आंशिक रूप से सही है, पूरी तरह से आप नहीं मान सकते हैं इसको, लेकिन नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। तो ये पूर्णतः सही है, तो ये सही माना जाएगा। इस तरह के प्रश्न को आप थोड़ा सा ठहर कर जवाब दें, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। तो कन्फ्यूजन भी काफ़ी होती है अगर आप डीपली नहीं पढ़े हैं बुक को। तो अगले प्रश्न को देखते हैं कि इतिहास ग्रंथों का काल कर्मानुसार सही कर्म बताना है। तो इस्तवार द लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी फिर है, ये किसका है? तो ये गर्षा दत्तासी का, जिन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा था, ठीक है। उसके बाद शिव सिंह सरोज, तो शिव सिंह सेंगर हैं जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम हिंदी में लिखा था। उसके बाद है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, तो ये ग्रीसन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद मिश्र बंधु विनोद, जिसमें 5000 कवि लेखकों का जो है लिया गया है विवरण। तो इस तरह का जो है आपको हिंदी साहित्य के इतिहास को शुरू से जानने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो आप इस प्रश्न का आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही कर्म पूछा गया है। तो पहले ब्रह्मा समाज आया, फिर प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज और फिर राम कृष्ण मिशन आया। तो इसके भी कर्म को ध्यान में रखना है और इसके प्रस्तुता को भी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही कर्म बताना है। तो पहले होंगे जयशंकर प्रसाद, जो कि 1890 से 1937 के बीच रहे। निराला जी हैं 1896 से 1961 ईस्वी तक। सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977 तक। और महादेवी वर्मा जी हैं 1907 से 1987 के बीच। तो ये उनका जन्म और मृत्यु कर्म रहा है। तो महत्वपूर्ण है, ये 4 स्तंभ हैं आपके छायावाद से। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का अनुक्रम बताना है। तो युगवाणी 1939 की है, कुकुरमुत्ता 1942 का है, हरी घास क्षण भर 1949 का है, और गीत फरोज जो है 1953 का है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना, हालांकि यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है डेट पीरियड को, तो करना चाहिए, तो नहीं किया गया है, तो मैं साथ साथ आपको बताते चलती हूँ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। अप्सरा 1931 है, अलका 1933 है, निरुपमा 36 है और प्रभावती 1936 है। तो ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम बताना है। तो प्रगतिवाद 1946 और प्रयोगवाद 1943। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रगतिवाद पहले होगा, उसके बाद प्रयोगवाद, ठीक है, उसके बाद नई कविता तो 1953 से और अकविता उससे आगे।
तो यहाँ पर प्रगतिवाद के बाद अब प्रयोगवाद ही आएगा। तो ध्यान रखना है इस तरह की, क्योंकि प्रगतिवाद जो है 1946, प्रयोगवाद जो अज्ञे द्वारा तार सप्ताह का जो संपादन हुआ था तो वो 1943 के था, डेट पीरियड था उसका। तो लेकिन प्रगतिवाद जो है ये 1936 के बाद ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसके कर्म को पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही कर्म बताना है भरत मुनि। ठीक है, तो ये 3री शताब्दी है और आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी और जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ है जो कि 17वीं शताब्दी है। तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर उपन्यासों का अनुक्रम बताना है। तो रुकोगी नहीं राधिका ये 1967, आपका बंटी मनु भंडारी का है 1971 और चक जो कि मृदुला गर्ग का है, आवाज चित्रा मुदगल का है 1999, रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रेमवदा का है। तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। चंदायन जो कि मुल्ला दाऊद का है 1379 का है, मृगावती कुतुबन का 1503 का है, पद्मावत 1540 जो कि जैसी का है और मधुमालती जो कि 1545 ईस्वी का है और ये मंझन द्वारा रचित है। तो ये सारी जो है प्रेमाख्यान काव्य हैं और रचनाएं हैं आदिकालीन, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, शुरुआती दौर की लिखी हैं, तो पूछा जाता है। अब चलिए कि रचनाकार और रचनाएं दी गई हैं। तो राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की रचना है। भूगोल हस्तामलक लक्ष्मी सागर वार्षण्य के हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए हैं। अब मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न, ये फोर्ट विलियम कॉलेज पर इन्होंने लिखा था लक्ष्मी सागर वार्षण्य। और रामविलास शर्मा का है भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रचनाकार और रचनाएं हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर का है वर्ण रत्नाकर जो कि 12वीं शती का है। ठीक है, डेट पीरियड इसका। और दामोदर भट्ट का है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, और नरपति नालिका विशल देवरासो जो कि 1212 ईस्वी में है। ठीक है, विशल देवरासो 1212 में है। और रोड का है राउलवेल, इसका डेट पीरियड की बात करें तो ये 10वीं शती का है। तो ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो सही सुमेलित करना है। कवि और कृतियां हैं। तो पंत जी का है ग्राम्य 1940 का, घनानंद का इश्क लता, केशवदास का कवि प्रिया और कुतुबन का मृगावती 1503 ईस्वी का। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि और कृतियां दी गई हैं। रघुवीर सहाय की जो अनामिका है और एक अनामिका किसका है? निराला का भी है। तो ध्यान रखना है। श्रीकांत वर्मा का माया दर्पण। ठीक है, तो रघुवीर सहाय अनामिका, तो अनामिका निराला का भी है। तो रघुवीर सहाय, अच्छा देख लेंगे इसको। श्रीकांत वर्मा जी का है माया दर्पण, दिनकर का है परशुराम की प्रतीक्षा, केदारनाथ अग्रवाल का है फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। कवि और कृतियां हैं। नागार्जुन का है युगधारा 1953 का, नरेश मेहता का संशय की एक रात, भवानी प्रसाद मिश्र जी का है सतपुरा के जंगल और केदारनाथ सिंह का है अकाल में सारस। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कृतियां हैं और लेखक हैं। तो साहित्यालोचन जो कि श्याम सुंदर दास का है, रस मीमांसा जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का है और ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है और तमाल के झरोके से जो कि 1981 का है, ये विद्यानवास मिश्र जी का है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथाकार और कृतियां दी गई है। तो कृष्णा सोपती का समय सरगम, श्रीलाल शुक्ल का विश्रामपुर का संत, राही मशूम रजा का टोपी शुक्ला, कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान। महत्वपूर्ण है सभी, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहानीकार हैं और कहानी से प्रश्न पूछा गया है और सुमेलित पहले से है, तो देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है बुद्धू का कांटा, रामचंद्र शुक्ल का है 11 वर्ष का समय,
यशपाल का है पर्दा और अमरकांत का है दोपहर का भोजन। तो ये सभी रचनाकार महत्वपूर्ण हैं और उनकी कहानी भी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्या है, फिर कहानीकार और कहानी ही पूछी गई है। तो निर्मल वर्मा का है लंदन की एक रात, मार्कंड का है हंसा जाए अकेला, शिव मूर्ति का है कसाई बाड़ा और शेखर जोशी का है कोसी का घटवार, जो कि आपके यूजीसी के नेट में भी यूजीसी को सिलेबस में लगी है नेट की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंक्तियां हैं और कवि हैं। तो ज्यों ज्यों निहारिए नैना हवे नैननी, तो ये मतीराम का है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, तो ये भूषण का पंक्ति है। नैन नचाए कहे कहो मुस्काए लला फिर आयन खेलन होरी, तो इस तरह की आगे की पंक्तियां हैं जैसा कि मैंने बताया। तो ये पद्माकर जी का है। रावरे रूप की रीति अनूप ज्यों ज्यों लागत, तो इस तरह की पंक्तियां हैं आगे। तो ये घनानंद जी का है, तो ध्यान रखना है। अब देखिए कि स्थापना और तर्क से प्रश्न पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण है काफी। और शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निर्वृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, तो ये बिल्कुल सही है। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निर्वृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती है। यहाँ पर भीतरी और सच्ची प्रवृत्ति और निर्वृत्ति की बात कही जा रही है, तो बिल्कुल ये सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्थापना और तर्क से ही है। तो कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, कवि वाणी के प्रसार से। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन नहीं खुलता, तो हृदय का ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों सही है, तो ये थोड़ा सा इस पर हम स्टार लगाना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत मुझे लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थापना और तर्क है। तो भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता, ये तो बिल्कुल सही है। समर्पण भक्ति का मूल है, बिल्कुल सही है, तो ये सही है, दोनों ही सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क से है। प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है, ये बिल्कुल भी सही कही गई है। तर्क दिया गया है कि प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। ऐसा है कि कोई दुखी है तो आप खुश होंगे, और वो भी आपके प्रिय से, जो कि आपके प्रिय मित्र हो सकते हैं, प्रिय बंधु हो सकते हैं, प्रिय कोई आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, तो गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्या है? स्थापना और तर्क से है। दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है, बिल्कुल है। जहाँ आपको अपमानित अनुभव होता है वहाँ नहीं जाना चाहिए, और अपमान बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो आपसे आपको किसी बात के लिए बिना फालतू या फिर कुछ भी हो अपमानित करे वो व्यक्ति सामने से, तो फिर उससे संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो बार बार आपको अपमानित करने की कोशिश करेगा। आगे है कि दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं का चरित्रवान सिद्ध करना सदाचरण है। ऐसा है क्या? तो बिल्कुल गलत है ये बातें, तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है, और आज का शायद लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, हाँ, आज का लास्ट प्रश्न है। क्या है कि प्रेम समाजीकरण का होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। बिल्कुल, प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। अभी तो आप बोल रहे हैं और अभी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल, प्रेम तो जो होती है वो सामाजिक भाव ही होती है। बिना प्रेम के आप समाज में नहीं रह सकते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो। तो समाज में रहते हैं तो एक दूसरे के प्रति लगाव भी होता है, प्रेम भी होता है। तो बिना प्रेम के समाजीकरण संभव नहीं होता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। और चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और ये सीरीज जैसे ही ख़त्म होगा मैं जितने भी लेटेस्ट पेपर है वो करा दूंगी आप लोगों को।
आप टेंशन ना लें और आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाने वाला है अगर आप रिवीजन सही तरीके से कर रहे हैं तो चलिए थैंक यू दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए विशेष के साथ। तब तक बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।